तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस शुभम कुमार एंड वेलकम टू सीए एजुकेशन अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग असम्पशंस की थ्योरी की रिवीजन। थ्योरी का वो पूरा ही थ्योरी सेक्शन है, उसकी फटाफट से रिवीजन करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम है उस वीडियो के अंदर और थोड़ी ठीक से वो बनी भी नहीं है। तो इसको अपलोड करने के साथ साथ मैं उसको रिमूव कर दूंगा और ये वाली वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से। तो इसमें मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। थोड़ा उस टाइम सेटअप वगैरह की कमी थी, अब थोड़ा प्रॉपर सेटअप है तो फिर वीडियो आराम से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से अकाउंटिंग असम्पशंस। तो सबसे पहले अकाउंटिंग असम्पशन जो है वो 3 हैं। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली 3 अकाउंटिंग असम्पशन दी हैं। हर बिजनेस एंटिटी को उसे फॉलो करनी होती है और फॉलो करनी कंपलसरी होती है। लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने 11th-12th का अकाउंट्स पढ़ा है उन्होंने को एक बात पता होगी, और ये रिवीजन करने के बाद, या कहो मैं रिवीजन कम फुल लेक्चर है ये, तो वो करने के बाद आपको लगेगा कि ऑटोमेटिकली फॉलो होती है बिना कुछ करे। हमें ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता एडिशनल इफेक्ट्स एफर्ट्स, क्योंकि अगर आप पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करोगे जर्नल ट्रायल बैलेंस वगैरह वाला, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये अजम्पशन फॉलो होती हैं। और अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक आम समझदारी का इंसान की सोच से भी अगर आप सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली अजम्पशन फॉलो करते हुए चलोगे। ठीक है, तो पहली जो है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब कुछ अच्छा। सबसे पहले ना, अगर आप अकाउंट्स वगैरह के किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह की कोई नई टर्म्स देखी, गोइंग कंसर्न, मैं अजीब टर्म्स की बात नहीं करता जिसको आपने कभी सुना ही नहीं। गोइंग और कंसर्न, गोइंग कंसर्न दोनों वर्ड सुने सुने से हैं, कंबाइन हो गए दोनों, गोइंग कंसर्न। अब सोचो, पढ़ो मत अभी क्या मेन कंटेंट में है, ये सोचो क्या हो सकता है। गोइंग कंसर्न, चलने के बारे में कुछ, हाँ कुछ तो चलने के बारे में हो सकता है। गोइंग कंसर्न, ओके। तो फटाफट चलो मैं आगे शुरू करता हूँ उसको, गोइंग कंसर्न को। मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू करा आपने कोई बिजनेस शुरू करा, वो बिजनेस आपने शुरू करा, कंटिन्यू करा, चलाते रहे, तो अजम्पशन ये कहती है कि आप ये अज्यूम करोगे कि वो बिजनेस लॉन्ग रन के लिए होगा, वो 1 या 2 साल के पीरियड के लिए नहीं होगा। ठीक है, वो बिजनेस एक एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है और उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पर वैल्यू भी नहीं है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें उसका सही इंफॉर्मेशन ना दे। बताओ क्यों? क्योंकि जब एसेट और लाइबिलिटीज, एसेट उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं है, तो हर साल कॉस्ट या तो कम होगी डेप्रिसिएशन लगने की वजह से, या बढ़ेगी। ज्यादातर तो हर कोई चाहेगा बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी चीज की, उस पर यूजली हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम एसेट्स के ऊपर, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ रही है। अब वो बढ़ रही है तो हमने क्या करा, फटाफट से बढ़ा ली। बेकी नहीं है, रियलाइज हमें कुछ नहीं हुआ, हमने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस सही इन्फॉर्मेशन थोड़ी देगा। प्रॉफिट राइज हो जाएगा, बार बार प्रॉफिट राइज हो जाएगा, तो जो हम फिर एक्सपेंस माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके, वो कम आएंगे। प्रॉफिट ज्यादा आएगा, एक्सपेंस अपने आप को बनेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो नहीं रहा लेकिन हम फिर भी उसमें ऐड करे जा रहे हैं बिना फालतू में। क्यों? एसेट तो बिका नहीं, मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना, वो बढ़ी है, हमने बुक्स में बढ़ा दी। ऐसा नहीं करते, हमें मार्केट वैल्यू बढ़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम एसेट बेचेंगे, जब हमें कुछ रियलाइज होगा तब बढ़ाएंगे। अब कुछ दुखी है आता ना कहेंगी एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम क्यों बढ़ाते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा हो वो जरूर बोलेंगे ये। उस टाइम फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन कहते हैं उसे। फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, इसलिए हम उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। क्योंकि एक तरीके से होता क्या है, उसके अंदर फर्म दोबारा बनती है, दोबारा बनती है तो सारे एसेट्स को, लाइबिलिटीज को उनकी मार्केट वैल्यू पे लाया जाता है। यस, लाइबिलिटी भी मार्केट वैल्यू पे आती है। मान लो मेरा क्रेडिटर 2 लाख रुपए का था, आज वो कहता चल तू 180 दे दे, 20 का डिस्काउंट ले ले, तो मैं उसको अब 180 पे वैल्यू कर दूंगा। उनको भी मार्केट वैल्यू पे लाया जाता है। हाँ, गोइंग कंसर्न में एक चीज और देता है, अगर हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अज्यूम करके चलते हैं तो हम अपने एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट में डिवाइड कर पाएंगे। सोचो क्यों? अगर मुझे पता है कि मेरा 10 साल का बिजनेस है, मैं एक मशीन लाया और मशीन की यूजफुल लाइफ 10 साल है,
तो मैं उसे फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में डाल दूंगा। सोचो, एक और मशीन लाया जिसमें मुझे पता है ये 7-8 महीने में खत्म हो जाएगी, मैं इसको करंट एसेट में रखूंगा। समझ रहे हो? अगर मेरा बिजनेस ही 1 साल का होगा, मैं पहले सोचूंगा मैं 1 साल बाद धंधा बंद करना है, तो फिक्स एसेट तो उसमें होंगे ही नहीं। यही सेम लाइबिलिटी के साथ है। मैंने बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, नॉन करंट लाइबिलिटी। 1 साल के लिए लोन लिया, किसी डेटर से मार्केट से पैसा उठा लिया, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात करें, देखो इतना एक्सप्लेनेशन उसमें था ही नहीं, इसमें है, दे रहा हूँ मैं इसलिए। कंसिस्टेंसी से क्या पता लगता है? यूनिफॉर्मनेस, नाम बताता है यूनिफॉर्म, किसी चीज को लेके यूनिफॉर्म होना, यही एजम्पशन कहती है। अपने आप फॉलो करते हैं लोग। कैसे? जैसे एक एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना। अच्छा, एक जरा अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक एक बात बतानी थी। ये जो अकाउंटिंग अजम्पशन वगैरह सब कुछ है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ही देख रहे हो, क्योंकि ये चीज समझ सिलेबस के बाद ही आती है। I don't know why ICI, why every writer should place these topics on the front. Really, I don't know why they used to do such things. But actually, आप लोग देखो, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि ये सब लास्ट की चीज़ें। अब कंसिस्टेंसी समझाऊंगा मैं, अगला प्रिंसिपल, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बताऊंगा। अब आप सोचो कि कोई अगर फर्स्ट डे बैठ के सब पढ़ ले, उसका अकाउंट से विश्वास उठ जाएगा, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, इतनी मुश्किल चीज़। मुश्किल लगेगी उसे, बिल्कुल लगेगी मुश्किल उसे। तो इन कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मनेस, मैं आपको बताया अभी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक एसेट खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया SLM बेसिस पर, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कंसिस्टेंसी मेथड कहता है कि साल दर साल, यानी हर साल उसके ऊपर SLM ही लगाओ, तब जब तक लगाओ तब तक मेथड चेंज करना जरूरी ना हो जाए, लॉ उसे मैंडेटरी ना कर दे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए वो अच्छा ना हो जाए। ये 2 पॉइंट आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में पढ़ते हो, मैंने आपको यही लिंक कर दिया कि मेथड तभी चेंज होंगे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे या लॉ उसे मैंडेटरी ना कर दे, कंपलसरी ना कर दे, और या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे कैसे लागू होता है? आप लोगों ने मेथड पढ़ा है, लीफो, फीफो, बेस स्टॉक, एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, और वेटेड एवरेज, एवरेज, ये सब। तो वो कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपना स्टॉक लीफो या फीफो बेसिस पे वैल्यू करती है, फीफो ले लेते हैं, फीफो पे वैल्यू करती है, तो कंसिस्टेंसी कहता है कि आप हर साल फीफो लगाओ। ये नहीं कि आप प्रॉफिट कम या ज्यादा दिखाने के लिए इस साल लीफो लगा देते हो, अगले साल फीफो लगा देते हो, जिससे आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो सके। सोचो, इनकम टैक्स की लायबिलिटी आप लोग पढ़ोगे आईपीसीसी टैक्स में, कि प्रॉफिट जो आता है, नेट प्रॉफिट, उस पर टैक्स लगता है। तो उसको हम कम दिखाने के लिए इस साल तो लीफो लगा देते हैं, फिर अगले साल और कम दिखाने के लिए फीफो लगा देते हैं। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अगर लीफो लगाया, आप लीफो लगाओ, आपने अगर फीफो लगाया, फीफो पे चलो, चेंज नहीं कर सकते बार बार। अच्छा, कंसिस्टेंसी के बारे में मुझे एक बात और करनी है। अगर कंसिस्टेंसी आप फॉलो करोगे तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपनी खुद की इंट्रा कंपैरिजन हो सकता है 2 साल के बीच में। सोच रहे हो, हमने इस साल भी फीफो लगाया, अगले साल भी, इस साल भी फीफो लगा रहे हैं, डेप्रिस असेट्स पे डेप्रिसिएशन पिछली बार भी SLM पे लग रहा था, इस साल भी SLM पे लग रहा है। तो हम अपनी कंपनी, अपनी फर्म की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। सोच रहे हो, अगर हम डेप्रिसिएशन का मेथड, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी थोड़ी खत्म, कंसिस्टेंसी तो खत्म हो गई, अब ग्रोथ चेक नहीं हो सकती। समझ रहे हो? 2 लोगों के बीच अगर आपको कंपटीशन कराना है तो उनका बेस सेम होना चाहिए ना। कभी भी एक अडल्ट और एक माइनर बच्चे के बीच में थोड़ी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, अक्रूवल एजम्पशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अक्रूवल एजम्पशन कहती है, एक लाइन में इसको याद रखा करो, ज्यादा इसके ऊपर ना बहुत लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी हुई हैं, एक लाइन में याद रखा करो, जिस साल के खर्चे उन्हें उस साल से मिला दो, जिस साल की रिसीप्ट उन्हें उस रिसीप्ट से मिला दो। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट रिवेन्यू होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन्हें उसी साल दिखा दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लो हमने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉय को 11 महीने की, तो इस साल हम 11 महीने की कैश पे दिखा देंगे और 1 साल की आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे।
सैलरी 11 महीने की इस साल पे कर रहे हो, अगले साल 13 महीने के पे कर रहे हो, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था वो अगले बार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस साल 12 महीने के दिखाएंगे, अगले साल 12 महीने के दिखाएंगे। इस साल दिखाएंगे 11 महीने पेड और 1 महीने आउटस्टैंडिंग, और उसमें 13 महीने की दिखाएंगे जो पिछला आउटस्टैंडिंग था उसको कवर करते हुए। जो अमेरिकन अकाउंटिंग है, जो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं करते, वो कैश बेसिस पे चलते हैं। वो क्या कहेंगे, इजी सैलरी वाले एग्जांपल में वो कहेंगे इस साल 11 महीने दिखाओ, अगले साल 13 महीने दिखाओ। वो उसको चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वो अगले साल 13 महीने दिखाएंगे। उनकी स्टेटमेंट बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट नो व्हाई। ओके, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बारी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बिजनेस को और बिजनेस के ओनर को, दोनों को अलग अलग मानो। आप बिजनेस को और उसके ओनर को, ये एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।